Dear students, myself Farooq Gilani, your class teacher for class 12. Today we are having the topic international organizations, which is the topic for class 12, and this is chapter 6 of your syllabus. तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से इस वक्त जो एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही है वो घरों से ही हो रही है, और इसमें जो मोड इख्तियार किया गया है वो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो ऑफलाइन मोड को हम इसलिए ज़्यादा तरजीह देते हैं ताकि अगर कोई बच्चा इस वक्त इस क्लास को लाइव नहीं देख पाएगा तो फुर्सत के आयाम में जब उसको मोहलत मिलेगी शाम के वक्त भी वो अपने क्लास को घर पे देख सकता है। और जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो क्लास है, आप जानते हैं कि 1914 ईस्वी में दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग हुई, जिस जंग को दुनिया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नाम से जानती है। ये जंग दुनिया की एक ऐसी जंग थी जिसने इंसानी जानों का बहुत ज़ियान किया और बहुत सारी इंसानी जानें ज़ाया हो गई। ये जंग कोई 5 साल तक रही, लेकिन इसके बाद दुनिया में जो उस वक्त के ममालिक थे उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो दुनिया में अमन और इस्तिकाम के लिए कोशिश करे। इस वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशंस। दिस लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्मड इन द ईयर 1920। ये लीग ऑफ नेशंस दुनिया में अमन के लिए काम जो कर रही थी लेकिन ज़्यादा कामयाब नहीं रह सकी, जिसकी वजह से 1939 में दुनिया में एक और जंग शुरू हुई, जिस जंग को हम वर्ल्ड वॉर सेकंड के नाम से जानते हैं। ये जंग जो हुई इट ऑकर्ड बिटवीन एलाइड फोर्सेस एंड एक्सिस फोर्सेस। एलाइड फोर्सेस के अंदर जो उस वक्त के ममालिक थे जिनका नाम लेना काबिल ज़िक्र है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USSR और बरतानिया, ये 3 ममालिक काबिल ज़िक्र हैं। जबकि एक्सिस फोर्सेस के अंदर उस वक्त जर्मनी, इटली और जापान इकट्ठे थे। तो दोनों महाजों पे जब जंग छिड़ी गई तो जंग की वजह से बहुत सारे इंसानों की जानों का ज़ियान हुआ। इसके बाद दुनिया में जो लीडर्स थे उस वक्त, चूँकि कॉलोनीज़ का ज़माना था, इम्पीरियलिस्ट पीरियड था, तो उस वजह से वहाँ पे लोगों ने चाहा कि किसी न किसी तरीके से इस जंग से भी छुटकारा हासिल किया जाए। तो उस वक्त दुनिया के अंदर बिग पावर जो थे जिन्होंने एक्सिस पावर्स को हराया, उसमें अलाइड पावर्स थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। उसमें हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, उसमें USSR था, उसमें यूनाइटेड किंगडम थी। तो इन ममालिक ने एक कोशिश के तौर पर एक नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अंजाम देना चाहा, जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और व्हाट वी कॉल UNO का क़याम अमल में लाया गया। UNO का क़याम सिर्फ चंद घंटों या चंद दिनों में नहीं हुआ, बल्कि पूरे जंग के जो साल रहे, इन सारे सालों के अंदर कोशिश जारी रही। पहली कोशिश इसके लिए 1941 में की गई, जब एक अटलांटिक चार्टर का क़याम लाया गया। अटलांटिक चार्टर में US प्रेसिडेंट जो फ्रैंकलिन थे और जो रूजवेल्ट जो उस वक्त USSR के प्रेसिडेंट थे और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल थे। तो इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस को हम अटलांटिक चार्टर के नाम से जानते हैं। इस चार्टर के अंदर एक रेजोल्यूशन रखा गया कि दुनिया के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया जाएगा जो दुनिया के अंदर पीस और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देगी, और दुनिया के अंदर जो अमन को कायम रखा जाएगा, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का क़याम होना लाजमी है। और दुनिया के अंदर जो गुर्बत है, गुर्बत के खात्मे के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, महसूस की गई। तो इस वजह से
एक और कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें अलाइड फोर्सेस जिन्होंने एक्सिस फोर्सेस को हराया था उनकी मीटिंग बुलाई गई। तो उन्होंने अटलांटिक चार्टर को 1942 में अपना सपोर्ट दिया कि अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया जाएगा जो दुनिया के अंदर खुशहाली, तरक्की और अमन के लिए काम करेगी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत को महसूस किया गया। इसके बाद 1943 में एक और कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिस कॉन्फ्रेंस को हम तेहरान कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, और इसमें डिक्लेयर किया गया कि अब जो एलाइड पावर्स विच वर हेडेड बाय द USA, USSR एज वेल एज द UK, इन तीनों पावर्स को रिकॉग्नाइज किया गया। इसके बाद एक और कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जो 1945 ईस्वी में बुलाई गई। इस कॉन्फ्रेंस में जो याल्टा कॉन्फ्रेंस के नाम से मशहूर है, यहाँ पे फैसला लिया गया कि रूजवेल्ट, चर्चिल और उस वक्त USSR का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम स्टालिन था, इन तीनों को दुनिया के बड़े लीडर्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। अब इसके बाद एक और कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एक ऐसी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को अमल में लाया जाएगा जो दुनिया के अंदर पीस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। तो इसके बाद अप्रैल और मई 1945 में 2 महीने लॉन्ग एक मीटिंग बुलाई गई जिसके अंदर यह फैसला तय पाया गया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत महसूस भी की गई और इसको अमली जामा पहनाने की भी ज़रूरत पड़ी जो दुनिया के अंदर अमन को तरजीह दे सके। तो ये कॉन्फ्रेंस सैन फ्रांसिस्को में बुलाई गई और ये 2 माह तक चलती रही। दिस वाज a 2 month long conference which was held in the year 1945। तो इसके बाद 1945 जून में एक चार्टर तैयार किया गया। इस चार्टर पे 50 ममालिक ने दस्तखत भी किए और ये जो दस्तखत उस वक्त उन्होंने किए तो उसमें एक रेजोल्यूशन तैयार किया गया कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई जाएगी, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में किन किन चीज़ों पे अपना फोकस बहाल रखेगी। तो पोलैंड इसमें 51वें ममालिक के तौर पे वो सेक्रेटरी रहा, तो उसने भी उस पर साइन किया। तो फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द UNO आर सेड टू बी द 51 इंक्लूडिंग पोलैंड। तो अगर हम बात करें आखिर में यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर तैयार किया गया, जो रेजोल्यूशन बनाया गया, जो उसके अंदर जो चीज़ें रखी गई, जो चीज़ों पे उनका फोकस रहना चाहिए था, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करके जो चार्टर तैयार किया गया, तो 24 अक्टूबर 1945 को यह कम्प्लीटली तैयार हुआ और इसको इन्फोर्स भी किया गया। तब से आज तक हमारे पास दुनिया के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में अगर 2 वॉरिंग कंट्रीज़ हैं, अगर 2 ममालिक आपस में लड़ रहे हैं, अगर कहीं पे रिफ्यूजीज़ का मामला है, अगर वहीं पे कहीं पे कोई और 2 ममालिक के बीच में कोई मामला है, इसके लिए एक फॉर्मेट डिवाइस किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन डिवाइस की गई जिस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में ये सारा काम दिया गया कि ये दुनिया के अंदर हर मुमकिन कोशिश करके दुनिया के अंदर पीस, ट्रैंक्विलिटी और प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस के लिए काम करेगी। तो 24 अक्टूबर 1945 से ये दिन एज इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का क़याम के तौर पर मनाया जाता है और हर साल दुनिया में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडिंग डेट मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो इंडिया ने इस चार्टर पे 30 अक्टूबर 1945 को साइन किया एंड इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हिंदुस्तान भी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। जैसे कि आपको याद होगा कि 1945 में अभी इंडिया बरतानिया से आज़ाद नहीं हुआ था, अभी हमारी आज़ादी हमें हासिल नहीं हुई थी। तब से लेकर हिंदुस्तान ने कोशिश की कि वह भी दुनिया में अमन के क़याम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। तो इसके बाद जो कम्प्लीटली जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का खाका तैयार किया गया, उसमें रखा गया कि अब हर एक शोबे को, जो चाहे वो इकोनॉमिक शोबा हो, चाहे वो सोशल शोबा हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हो, चाहे वो इमरजेंसी के लिए हो, हर एक शोबे को इसमें जगह दी गई। तो
तो इसके लिए अब इसके जो एलिमेंट्स तैयार किए गए, जो इसके लिए जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया, उस स्ट्रक्चर के हवाले से हम थोड़ी सी बात करें, क्योंकि वो इसके सब टॉपिक्स में हम इसको डील करेंगे। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सबसे एक पहला ऑर्गन रखा गया, जिसमें हर एक सॉवरेन ममालिक को जगह दी गई कि वो अपने मेंबर्स को वहाँ पे भेजे और उनको एक वोट वहाँ पे मिलेगा, ताकि जो भी कोई दुनिया के अंदर पीस को कायम रखने के लिए अगर कोई रेजोल्यूशन रखा जाएगा, दुनिया के हर एक सॉवरेन कंट्री को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसका पहला स्ट्रक्चर का पहला हिस्सा है। तो दूसरा हिस्सा जो इसका है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो हमारे जो पहले से हमने 3 बिग पावर्स को यहाँ पे एक्सेप्ट किया हुआ था, उसके बाद इसमें 2 ममालिक और मिले, जैसे जिनके पास 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन आ चुका था। उसमें हमारा चाइना भी है और उसमें हमारा जो फ्रांस है, और तो इस तरीके से वीटो पावर 5 ममालिक के पास आ गया। एक हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा अब हमारा रशिया जो पहले यूएसआर कहलाता था, और तीसरा हमारा यूनाइटेड किंगडम या जिसे हम बरतानिया भी कहते हैं या इंग्लैंड के नाम से भी हम उसको जानते हैं, और चौथा जो हमारा चाइना, और पांचवा जो हमारा फ्रांस। ये 5 ममालिक दुनिया के 5 बिग पावर्स के तौर पे तस्लीम किए गए और इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल जगह दी गई। तो अब ये 5 ममालिक के अलावा जो इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, इसमें से हर 2 साल के बाद 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी सेलेक्ट किया जाता है, ताकि दुनिया के अंदर जो पीस है, पीस को कैसे कायम रखा जाएगा। इसके अलावा हमारे इनके पास एक स्ट्रक्चर का एक और हिस्सा है, दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल में वही इलाके हैं जो एक्सिस पावर्स के उस वक्त कॉलोनीज थे, जिनको लिबरेट किया गया। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल में उन ममालिक की देखरेख के लिए एक ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया, ताकि उन ममालिक को जो पिछड़े हुए थे, जो अंडर डेवलप्ड थे, उनको कैसे आगे लाया जाए और उनकी तरक्की के लिए कौन कौन से राहों का इंतखाब किया जाए, वो कराया गया। तो उस ट्रस्टीशिप काउंसिल का भी कयाम अमल में लाया गया। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर का एक और हिस्सा है इकोनॉमिक एंड यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें हर एक जो इकोनॉमी हमारी है, जो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, जो फाइनेंस है, जो दुनिया के अंदर जो पैसों, जो दुनिया के अंदर जो लग्जरियस लाइफ के लिए कोशिश की जा रही है, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में जो दुनिया के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, उनके कल्चर की तरफ, उनकी सोसाइटी की तरफ ध्यान देने के लिए भी एक हिस्सा रखा गया, विच वी नो एज UNECO एसोसिएट। और एक और स्ट्रक्चर का हिस्सा जो है वह है ICJ, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर दुनिया के अंदर 2 ममालिक के बीच में कहीं पे कोई कन्फ्लिक्ट फूट पड़ता है, या कहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से 2 ममालिक के बीच में कभी कभार ऐसे हालात हो जाते हैं कि वो वार के कगार पे आ जाते हैं, वो वार की सिचुएशन पे आ जाते हैं, तो उस वार को प्रिवेंट करने के लिए, उससे एब्सटेन करने के लिए, उससे बचने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने वो सारी चीज़ें रखी जाती हैं, और उनका फैसला जो होता है उसको सर्वोच्च फैसला माना जाता है और उसका एहतराम किया जाता है। और एक और ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा जो है वह है सेक्रेटरीट, जो हम वाशिंगटन DC में है, जो न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क में जो इसका सेक्रेटरीट है, उस सेक्रेटरीट का काम यह है कि ये जो इसके ऑर्गन्स हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल हो, चाहे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, जो भी कार्रवाई, द मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो भी वहाँ पे होते हैं, उस सारे का जो रिकॉर्ड रखा जाता है सेक्रेटरीट के अंदर ही रखा जाता है, ताकि दुनिया के अंदर जो पीस है इसको कैसे कायम रखा जाए। अगर हम बात करें, इसके लिए कुछ स्पेशल एजेंसीज का भी इंतखाब किया गया, जिसमें हमारी अगर हम बात करें तो इसमें हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के अंदर जो डिजीज़ हैं, दुनिया के अंदर जो बीमारियां हैं, दुनिया के अंदर जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, जिन पर फौरी नवेद के मामला होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको अमली जामा पहनाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इंतखाब लाया गया। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वो भी इसका एक हिस्सा है। और अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसकी एक एजेंसी है। और इसी तरीके से हमारे इसमें यूनाइटेड नेशंस
HCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज वो भी एक एजेंसी रखी गई ताकि वो रिफ्यूजीज के मामले को देखे, ताकि ह्यूमन राइट्स का कहीं पे वायलेशन ना हो। इसके अलावा यहाँ पे जो UNICEF यूनाइटेड नेशंस इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, तो चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड भी रखा गया ताकि दुनिया के बच्चों को जो फैटलिटी की जो रेट है उसको कम किया जाए। इसी तरीके से जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP वो भी एक हिस्सा रखा गया, एक एजेंसी रखी गई। और इसके अलावा एक और UNECSOC यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस सारी चीज़ों को जगह देकर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसकी वजह से 1945 से लेकर 1991 तक दुनिया के अंदर जो हॉट वार नहीं हुई या आज तक भी हॉट वार नहीं हुई, इसको प्रिवेंट किया गया। और इसमें हर एक ममालिक का कंप्लीटली एफर्ट रहता है। तो अब ये जो मैंने आपके साथ स्ट्रक्चर के हवाले से बात की, हम इनको अलहदा करके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपको हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर बात करेंगे।